हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और आज हम बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। आपका जो जनरल कंपटीशन की बात करें, सभी कंपटीशन में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जनरली लाइफ साइंस जिसमें अपन बायोलॉजी मेन आते हैं उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और वही सिलेबस आज अपन शुरू करना चाह रहे हैं। अब सिलेबस शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल होता क्या है। क्लास में कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है जो 3-4 बार पहले पढ़ चुका होता है या कोचिंगों में और जगह पढ़ चुका होता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी आता है जो बिल्कुल फ्रेश आया है। तो शुरुआत जो अपनी होगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगी। अपन हर पॉइंट को लेके चलेंगे। जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं या जो पहले से कोचिंग कर रहे हैं तो उनको फिर शुरू में अगर ये लगे कि भाई यार ये तो नॉर्मल चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं या थोड़ी सी वो होती है, तो इसमें ध्यान रखना शुरुआत सारा हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो नया है जिसको शुरुआत है तो उसको तो पहले से पता नहीं है ना कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से अपने को पढ़ना है। तो हम बेसिक लेवल से लेकर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ चुका है तो धीरे धीरे जब पढ़ेगा तो उसको फिर और पता चलेगा कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें छूटी और क्या हमें और पढ़नी है। तो अपन शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी में अपन परिचय से बात करेंगे। तो बायोलॉजी क्या, साइंस में लगभग सभी शब्द लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। और लैटिन भाषा में एक वर्ड तो बायोस और एक वर्ड है लॉगस। बायोस जिसको बोला जाता है सजीव, लिविंग बीइंग, और लॉगस जिसको बोला जाता है स्टडी, अध्ययन। तो मैंने एक तो लिखा है बायोस जिसका मीन होता है सजीव, और एक वर्ड लिखा है मैंने लॉगस जिसका मीन होता है अध्ययन, स्टडी। यानी इसका मतलब बायोलॉजी जो हो गया जीव विज्ञान, उसमें अध्ययन किया जाता है सजीवों का, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब यहाँ जो मैंने लिखा है बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन, तो छोटी क्लास में अपन जब पढ़ते थे क्वेश्चन पढ़ते थे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, और जब मास्टर जी अपने कोई क्वेश्चन पूछते थे तो अपन बड़े जोश में से खड़े होते थे और जोर जोर से बोलते थे सजीव चल सकता है, निर्जीव चल नहीं सकता, सजीव सांस ले सकता है, निर्जीव सांस नहीं ले सकता। इस तरह से जोर जोर से बोलकर आंसर देते थे। सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग, सजीव और निर्जीव, इसमें जो डिफरेंस आता है मैन, सजीव और निर्जीव में वो जो डिफरेंस आता है एक्चुअल में वो डिफरेंस क्या है, अगर आपने पढ़ा हो या पहले अपन ने सुना हो तो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। ये चीज अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। सजीव ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति, जिसे कहें कि अपन कॉपी, आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति, इसके लिए अपन एक शब्द सुनते हैं जनन। यानी सजीव आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति द्वारा अपने समान जीव निर्माण करता है, और ये जो होती है ये पहचान निर्जीव में नहीं होती। तो सजीव और निर्जीव का जो मेन डिफरेंस आ जाता है, तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव और निर्जीव में अपन ने बताया सजीव किस तरह से स्थिति है। अब ये जो बायोलॉजी है इसकी दो ब्रांच बताई जाती हैं बायोलॉजी की। एक तो बोलते हैं जूलॉजी, जिसे अपन बोलते हैं प्राणी शास्त्र, जूलॉजी, और एक ब्रांच वनस्पति शास्त्र,
जिसे बोला जाता है बॉटनी। तो बायोलॉजी की दो ब्रांच बताई मैंने, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। ये तो बोला जाता है स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का अध्ययन, और ये बोला जाता है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी पादपों का अध्ययन। तो एक बताया अपन ने जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन प्राणी शास्त्र, एक बताया बॉटनी पादपों का अध्ययन स्टडी ऑफ प्लांट। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि जंतु और पादप दोनों ही सजीव हैं, जंतु भी सजीव है और पादप भी सजीव है। तो फिर जंतु और पादप दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर अपन बात करें जंतु और पादप दोनों सजीव हैं, दोनों के डिफरेंस की, तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो मेन होता है न्यूट्रिशन, पोषण। अगर अपन प्लांट और एनिमल, पादप और जंतु की बात करें, इनमें जो डिफरेंस आता है पोषण का, पादप जो होते हैं पोषण के आधार पे बोले जाते हैं स्वपोषी, और जंतु बोले जाते हैं प्रपोषी, ऑटोट्रोपस, हेटेरोट्रोपस। प्लांट जो सेल होती है उसमें पाया जाता है हरित लवक, और ये हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? हरित लवक के द्वारा। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने रेट में, क्वेश्चन आया हुआ है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पत्तियों में, तने में, पुष्प में और हरित लवक में। अब जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है, भाई पत्तियां भोजन बनाती हैं। एक्चुअल में आंसर इसका दिया जाएगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट है। क्योंकि कुछ पादप, मेनली पादपों में, पत्तियों में अपन क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, लेकिन कुछ पादपों में तने में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, जड़ों में भी होता है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हरित लवक में होता है, उसके आधार पे प्लांट होते हैं ऑटोट्रोपस, स्वपोषी। और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं है, तो ये अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आता है। अब इसी से समझो, बताओ प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना पोषण स्वयं कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, भोजन खुद बना रहा है, तो पादप को कहीं जाने की जरूरत है क्या? और यही वजह है कि प्लांट में ग्रोथ तो होती है, वृद्धि तो कर रहा है प्लांट, लेकिन लोकोमोशन नहीं है, गमन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपना पोषण वही करना होता है। अब जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं है। जैसे अपन बात करें, अपनी बात करें, तो हमारी कोशिका में हरित लवक नहीं है, तो हम पोषण कैसे करेंगे? इसलिए पोषण के लिए हमें जाना पड़ता है, लोकोमोशन पाया जाता है। तो जंतु में वृद्धि भी है और गमन भी है, लोकोमोशन भी है। पादप में वृद्धि तो है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। मेन डिफरेंस किसकी वजह से? पोषण की वजह से। अरे एक बात सोचो, अगर हमारी कोशिका में हरित लवक होता तो बताओ क्या होता? अगर हमारी कोशिका में हरित लवक होता तो हम भी पादपों की तरह भोजन बनाते, जैसे ही ऊर्जा खत्म होती धूप में जाके खड़े हो जाते, फिर भोजन बन जाता, फिर चल पड़ते। और चलते भी क्यों? आज सारे हम इधर उधर भटक रहे हैं पढ़ने, ये नौकरी उकरी के लिए, ये सारी कर किसकी वजह से रहे? पोषण के लिए। बताओ अगर हमारी कोशिका में हरित लवक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत पड़ती क्या है, नौकरी की जरूरत पड़ती क्या? तो भगवान से जाकर ये मत मांगा करो कि हमें नौकरी दे दे, भगवान से जाके ये मांगा करो कि भगवान हमारी कोशिकाओं में क्या दे दे? हरित लवक। परमानेंट समस्या खत्म। तो आगे से ये मांगना, ताकि अगली वाली पीढ़ियों को तो मिल जाए कम से कम। दूसरी बात है, बताओ अगर हरित लवक होता तो उसमें पर्णहरित जो पाया जाता है, क्लोरोफिल, उसकी वजह से रंग कैसा होता? हरा हरा हो जाता भाई, गोरे और काले का भेद भी समाप्त हो जाता है, सबके सब कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। तो मजे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। डिफरेंस किसका है? पोषण का। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है तो वो अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते, इसलिए जंतु कोशिका वो पोषण के आधार पर कैसे हैं? परपोषी। तो ये जी जो अपन ने बताया बायोलॉजी में, कि बायोलॉजी में अपन सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसको दो ब्रांच हैं, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। प्राणी शास्त्र में अध्ययन करते हैं जंतुओं का, वनस्पति शास्त्र में अध्ययन करते हैं पादपों का। और पादप जंतु का डिफरेंस अपन ने बताया।
अपन ने बताया कि जीव विज्ञान जो वर्ड है, बायोलॉजी में दो वर्ड है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब है सजीव और लोगस का मतलब है अध्ययन। इसका मतलब ये किसका अध्ययन है? सजीवों का। अब इसमें देखो, यहाँ से जो अपन ने परिचय बताया उसी से संबंधित जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, कि जैसे अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेट वाइज। कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, कौन सा राजा कब बना, और कौन सा अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ। इसी प्रकार साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साइंटिस्टों के नाम। और इसी में एक जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जनक, पितामह है जनक, इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा यहां पर, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पितामह है। बहुत सारे कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का जनक तो नाम किसका आएगा भाई? अरस्तु का। अरस्तु ने सबसे पहले सजीवों की उत्पत्ति के बारे में विचार रखे थे। जीवों की उत्पत्ति के बारे में विचार रखे थे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, प्राणी शास्त्र का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, प्राणी शास्त्र का जनक, और वापस से आंसर आएगा अरस्तु। एक्चुअल में अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं की उत्पत्ति के विचार रखे थे, और इनका जो शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, अरस्तु का शिष्य था। तो क्वेश्चन अगर ये आए, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति शास्त्र का जनक, तब नाम आता है थियोफ्रेस्टस, जो कि अरस्तु का ही शिष्य था, थियोफ्रेस्टस। ये बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। पहला बताया मैंने जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, दूसरा प्राणी शास्त्र का जनक अरस्तु, तीसरा वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस। नंबर 4, एक क्वेश्चन आता है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तब नाम आता है चार्ल्स डार्विन। सुना है नाम? बहुत पढ़ते थे भैया अपन 10th क्लास में, चार्ल्स डार्विन। ध्यान दो, इधर मैंने एक शब्द जोड़ा है, आधुनिक जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी। ऐसा क्या हुआ भाई ये शब्द जुड़ा इसके साथ में? समय के साथ हम भी मॉडर्न होते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी मॉडर्न हुई। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक बता रहा हूँ मैं, चार्ल्स डार्विन। अपन ने 10th क्लास में पढ़े हैं कई बार, या अब कोचिंग में पढ़ते रहते हैं। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित या जैव विकास से संबंधित जो सिद्धांत थे, जैसे लेमार्क का पढ़ते हैं अपन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, या योग्यतम की उत्तरजीविता। एक्चुअल में जीवों की उत्पत्ति के बारे में जब विचार रखे जा रहे थे, तो डार्विन ने कहा था कि प्रकृति में वही जीव जीवित रहता है जो योग्य होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो वातावरण परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होता है, वह जीव आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ा पाता है, वही जीव जीवित रह पाता है। बाकी जीवन संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं। तो जब ये डार्विन ने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता, तो क्वेश्चन ये बना कि योग्य आप किसको कहोगे भाई? उस जीव में ऐसा क्या है जो अन्य जीव में नहीं है? वो दूसरों से किस प्रकार से श्रेष्ठ है या योग्य है? उसमें अनुकूलन कहाँ से आए? अब उस समय क्योंकि डीएनए, आनुवांशिक जो पदार्थ है, उसकी खोज नहीं हुई थी, तो डार्विन इस चीज को स्पष्ट तो नहीं कर सका। लेकिन उनकी इस बात से हम सही दिशा में जाने लगे कि एक्चुअल में हमने ये खोजना शुरू किया कि वास्तव में एक जीव दूसरे से डिफरेंस है, उसमें कुछ अलग है जो दूसरे जीव में नहीं है। अब आज तो अपन जानते हैं कि हम एक्चुअल में सगे भाई बहन भी एक दूसरे से डिफरेंस है। कारण है डीएनए स्ट्रक्चर। सगे भाई बहन का डीएनए स्ट्रक्चर भी समान नहीं होता, वो भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से डार्विन के सिद्धांत के बाद में जीवों की उत्पत्ति की जो बातें चल रही थी, या जीवों की उत्पत्ति के बारे में सही दिशा में विचार जाने लगे, इसलिए ये शब्द जोड़ा गया फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा भी बायोलॉजी का परिचय।
बायोलॉजी वर्ड लेटिन भाषा में बायोस सजीव, लोगस हो गया अध्ययन, तो सजीवों का अध्ययन। इसकी दो ब्रांच है, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। प्राणी शास्त्र में किया जाता है जंतुओं का अध्ययन, वनस्पति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है पादपों का। यानी पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। डिफरेंस है, पादप कोशिका में हरितलवक है तो स्वपोषी, जंतु कोशिकाओं में हरितलवक नहीं पाया जाता है तो परपोषी। और उसके बाद में अपन ने बताया कि इस परिचय संबंधित अपन ने लिया कि जीव विज्ञान का जनक पूछेगा तो अरस्तु, प्राणी शास्त्र का जनक पूछेगा तो अरस्तु, वनस्पति शास्त्र का जनक पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक पूछेगा तो चार्ल्स डार्विन। एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं, अगर एक पॉइंट आता है किस वैज्ञानिक ने बायोलॉजी वर्ड दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो आंसर आएगा लेमार्क। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था, सुना है नाम? बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लेमार्क। तो फिर क्वेश्चन ये भी बन गया कि भाई अगर लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था तो लेमार्क से पहले जीव विज्ञान को क्या कहा जाता था? लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया, उससे पहले इसे बोला जाता था प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरोलॉजी। ध्यान रखना, जीव विज्ञान का पहला नाम क्या था? प्राकृतिक विज्ञान। और ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने। तो ये तो अपन ने बताया बायोलॉजी का परिचय। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने कहा कि बायोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं सजीवों का, जैसे अपन भी सजीव हैं, अन्य और जीवों को देखें जिसमें सूक्ष्म जीव भी आ गए, बड़े जंतु विकसित सब आ गए, अपन भी आ गए सब। तो एक्चुअल में अपन सजीवों का अध्ययन करते किस चीज का है? एक्चुअल में अध्ययन किया जाता है सजीवों का शरीर किसका बना होता है और उनके शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक प्रक्रम, तो उनका शारीरिक संगठन, फिजिकल कंपोजिशन और साथ में उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस जो उनके शरीर में होता है। तो अगर अपन बात करें सजीवों के शारीरिक संगठन के स्तर, लेवल ऑफ फिजिकल कंपोजिशन, सजीवों के शारीरिक संगठन के स्तर, अगर अपन इसकी बात करें तो इसका मतलब सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, ये बात हो गई। यानी अपन अपना अध्ययन करें या अन्य सजीव का करें तो उसके शरीर में क्या है, वो किससे मिलकर बना हुआ है। देखो कोई भी सजीव, चाहे वो पादप है, चाहे जंतु है, चाहे वो एक कोशिकीय है, चाहे बहुकोशिकीय है, सूक्ष्म जीव है या विकसित जंतु है, हर सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल। कोशिका जिसका खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, ये अपन आगे पढ़ेंगे, कोशिका। और इसे बोला जाता है सजीव की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। देखो कोई भी जंतु चाहे छोटा है बड़ा है, हर सजीव के जीवन का प्रारंभ होता है एक कोशिका। जैसे अपनी बात करें, अपन मैंने बताया था हर जीवन का प्रारंभ पिछले जो उसके पूर्वज हैं उनकी जनन क्रिया, जनन के दौरान नर में बनता है अगुणित कोशिका शुक्राणु, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मादा में बनता है अंडाणु, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम अगुणित कोशिका। और इन दोनों के मिलने से पहली कोशिका जो बनती है युग्मनज जाइगोट 2n कोशिका। इस एक कोशिका से पूरे यानी n और n शुक्राणु और अंडाणु इनके मिलने से पहली कोशिका बनती है 2n। इस एक कोशिका से पूरे जीव का शरीर बनता है। यानी हमारे जीवन का प्रारंभ इस एक कोशिका से होगा और इस एक कोशिका से पूरा शरीर बनेगा। तो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताई अपन ने कोशिका। जनन क्रिया के दौरान ये स्थिति आती है। अब ये जो कोशिका होती है, इसी कोशिका में
जब जीव का परिवर्धन होता है, जैसे अपन ने कहा जनन के दौरान एक कोशिका बन गई युग्मनज शुक्राणु अंडाणु के मिलने से, अब उस कोशिका में विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, विभेदन, ये सारी क्रिया होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं में विभाजन से आगे जो अगला जो डेवलपमेंट होता है उसे नाम देते हैं टिश्यू ऊतक। टिश्यू। और ऊतक की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है। कौन सी कोशिकाओं का समूह? ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वर्क, उसकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य एक समान होता है, यानी समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को कर रही हैं, उसको नाम दिया जाता है ऊतक। तो सबसे पहले कोशिका, फिर उसके बाद में ऊतक, कोशिकाओं का समूह। अब अगर अपन बात करें अपनी, तो हमारे शरीर में कोशिका है या नहीं है? है। उसके बाद में ऊतक भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में ऊतक के 2-4 एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या क्या नाम दोगे? बताओ हमारे शरीर में ऊतक क्या क्या है, कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ब्लड, रुधिर, अपन पढ़ते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसी प्रकार से नंबर 2 मैं बता रहा हूं मसल्स, मांसपेशी, पेशी ऊतक। इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं बोन, अस्थियां, ये भी संयोजी ऊतक है, अस्थियां। इसी प्रकार से उपकला वगैरह, इस तरह से ये पढ़ेंगे अपन। तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, कोशिका से जो डेवलप हुए ऊतक, ऊतक से जो अगला डेवलपमेंट होता है उसको नाम दिया जाता है अंग। ऊतक के बाद में जो अगला डेवलपमेंट हुआ उसको नाम दिया जाता है अंग, ऑर्गेन। तो अगर अंग की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? उसे बोला जाएगा ऊतकों का समूह है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ऊतकों का समूह कहलाता है अंग। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे अपने बाहर के अंगों की बात करें, इसी प्रकार से अपना हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सब अपने बॉडी ऑर्गेन हो गए। यहां से मैं जैसे 2 एग्जाम्पल के रूप में 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अंग, जंतुओं के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो नाम आएगा त्वचा। जंतुओं के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो नाम किसका आएगा भाई? त्वचा का, स्किन का, अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है तो। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा अंग, तब नाम आता है पीयूष ग्रंथि। अब देखो यहां एक चीज गौर करो, मैंने कहा सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे छोटा अंग पीयूष ग्रंथि। त्वचा अपने शरीर का बाहरी आवरण हो गया, और एक मैंने यहां लिखा पीयूष ग्रंथि, तो ग्रंथि शब्द आया है, पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा मैंने। ध्यान रखना, हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो यकृत ग्रंथि हो, अग्नाशय ग्रंथि हो, पीयूष ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, सब ग्रंथियां भी अंगों में ही सम्मिलित हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ग्रंथियां अंगों में ही सम्मिलित हैं। ग्रंथियों को बोला जाता है विशेष अंग, स्पेसिफिक ऑर्गेन, जो अलग अलग प्रकार के सिक्रेशन करती हैं, स्राव बनाती हैं। लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, पसीना ग्रंथियां पसीना बनाती हैं, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं, जिसमें अपन पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सब पढ़ते हैं। तो अगर आया सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे छोटा अंग पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि। यहीं से ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो नाम आएगा यकृत ग्रंथि का, लीवर का, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो नाम ये आएगा पीयूष ग्रंथि। तो सबसे छोटा अंग, सबसे छोटी ग्रंथि, नाम एक ही आएगा पीयूष ग्रंथि। और अगर बड़ा अंग पूछेगा जाएगा तो
वैसे नाम आएगा त्वचा। अगर ऐसे लिखा हो जाए सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गेन, तो फिर लीवर का नाम आएगा, क्योंकि त्वचा तो परिधीय अंग हो गया। और अगर सीधा क्वेश्चन ये आ गया सबसे बड़ी ग्रंथि, तब भी नाम किसका आएगा? लीवर का आएगा, जो अपन आगे लीवर पढ़ाएंगे तब लिखवा देंगे। तो जो अपन पढ़ रहे हैं सजीवों के शारीरिक संगठन के स्तर, कोशिका सबसे छोटा लेवल, उससे आगे उत्तक, उसके बाद में अंग। और अंग से जो डेवलप होते हैं उनको नाम दिया जाता है तंत्र, सिस्टम। तो इसका मतलब तंत्र हो गया अंगों का समूह है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स। अंगों के समूह को नाम देते हैं तंत्र, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर की बात करें तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी प्रकार से श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे जो मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंगों से तंत्र। और तंत्रों से मिलकर जो बना होता है उसको नाम दिया जाता है शरीर। तो शरीर हो गया तंत्रों का समूह है, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स। अब इसको अगर अपन अपोजिट डायरेक्शन में ले, हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र हैं, तंत्रों में अलग अलग अंग हैं, अंगों में अलग अलग उत्तक हैं, और सबसे छोटे लेवल पर काम किस में हो रहा है? कोशिकाओं में। सबसे छोटे लेवल पर काम कौन कर रही है? कोशिका। हमारे शरीर में कोई भी काम हो रहा है, लेकिन सबसे छोटे लेवल पर उस काम को किसके द्वारा किया जा रहा है? कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ दोनों शब्द आए, देखो, अगर संरचनात्मक इकाई नाम लेगा तो भी कोशिका, और क्रियात्मक इकाई नाम लेंगे तो भी कोशिका। दोनों में एक ही नाम आएगा, चाहे वो संरचनात्मक पूछो और चाहे क्रियात्मक पूछो, नाम एक ही आएगा, कोशिका। तो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका, कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग, अंगों से मिलकर बनते हैं तंत्र, और तंत्रों से मिलकर बना होता है शरीर। अब यहाँ जो मैंने चीज लिखी है ना, उसको समझो आप। बायोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं सजीवों का, किस चीज का अध्ययन करते हैं? ये कि सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है, उसमें क्या क्या मौजूद है, क्योंकि इन सब में तो सारे जैविक प्रक्रम होते हैं, इन्हीं का अपन अध्ययन करते हैं। यही बायोलॉजी का सिलेबस होता है कि बायोलॉजी में जितने भी जीव हैं उनका शरीर किससे बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, वो सारा अपन इसमें करते हैं। अब अपन बात करें रीट लेवल सेकंड सिलेबस, और इसी प्रकार से अभी जो आने वाला एग्जाम है आपका पटवार वाला एग्जाम, उसकी बात करें तो पटवार वाले एग्जाम में केवल और केवल दिया हुआ है मानव के विभिन्न तंत्रों की सामान्य जानकारी और उनसे संबंधित रोग। अब तंत्र पढ़ेंगे तो बताओ, उसमें सारे अंगों का वर्णन आएगा, उत्तक का वर्णन आएगा, कोशिका लास्ट रह गया। रीट में सिलेबस जो दिया हुआ है वो वही मानव के विभिन्न तंत्रों की जानकारी और उनसे संबंधित रोग। तो ये पॉइंट तो सारा सेम हो जाता है। अब रीट में इसके अलावा पादपों में भी सेम इसी प्रकार से, ये तो मनुष्य के लिए तो दे रखा है, साथ में पादपों का भी, कि उसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फूल, इनकी आकार की उसका अध्ययन। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, जैसे अपने यहाँ भोजन अपन पाचन करेंगे तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस दिया हुआ है। इसके अलावा उसके बाद में उसमें जीवाणु, कवक और विषाणु, इनकी सामान्य जानकारी, जिसमें एक पॉइंट जोड़ा हुआ है केवल लाभकारी और अलाभकारी के बारे में, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा रीट सिलेबस आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है और क्या सिलेबस है अपना, वो भी डिस्कस कर लिया है। हम जो स्टडी शुरू करेंगे वो यहाँ से करेंगे तंत्रों से, क्योंकि तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें अंगों का, उत्तक, ये सारा वर्णन आएगा। फिर लेंगे अपन कोशिका स्ट्रक्चर, ये सारा वर्णन करेंगे। और वैसे ही पढ़ाई किससे करनी चाहिए भाई? सिस्टम से। अरे सिस्टम से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो सिस्टम से अपन ये शुरू करेंगे तो ये पूरा अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो पहले मैंने जो आपको बताया था, पहले मैंने बताया जीव विज्ञान का परिचय, उससे संबंधित जो पॉइंट बताए। उसके बाद में जीव विज्ञान में अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो सारा मैंने लिखा। और अब जो अपन स्टडी शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे भाई? एक एक सिस्टम से शुरू करेंगे। सिस्टम से लेंगे तो उसके बाद में उसमें अंगों, तंत्रों का, इन सब का वर्णन आ जाएगा। फिर कोशिका स्ट्रक्चर लेंगे, और इन तंत्रों में जो अपन सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं पोषण
न्यूट्रिशन, पोषण न्यूट्रिशन। और इसी में अपन सब जो पढ़ते हैं कि मानव पाचन तंत्र, यहाँ जो पहला चैप्टर है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ये अपन डिस्कस कर रही है। ऊपर शब्द लिखा है मैंने पोषण, नीचे लिखा है मानव पाचन तंत्र। देखो कई पोषण और पाचन को एक ही समझते हैं, दोनों चीज में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे अपन। पोषण का मतलब क्या है, अगर सजीव में विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं तो डेफिनेटली कोई भी वर्क हो रहा है, वर्क का मतलब क्या चाहिए भाई, ऊर्जा। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त हो रही है, तो खाद्य पदार्थों से, जिसको अपन भोजन के रूप में लेते हैं। तो सजीवों के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थों को शरीर में लेना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये सारा प्रक्रम होता है पोषण। और यानी एक तरह से ये कहें कि भोजन करने की क्रिया, भोजन लेकर उसे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया, वो पोषण है। अब पोषण में पाचन जो अपन ने शब्द लिया, ये क्या है, इसको भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि पोषण से संबंधित जो अपन बात करें, अगर पोषण मैंने अभी बताया ऊर्जा खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना, ये बोला जाता है भाई पोषण। खाद्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना, वो पोषण क्रिया है। और पोषण के आधार पे सजीवों को भी अपन ने बताया, पादपों को बोला जाता है स्वपोषी, जंतुओं को बोला जाता है परपोषी। अब परपोषी में अलग अलग वर्ग हो जाते हैं, परपोषी में अलग अलग वर्ग हो जाते हैं। फिर इसमें एक अपन जैसे शब्द सुनते हैं परजीवी, पैरासाइट। परजीवी स्वपोषी तो हो गया, भोजन अपना खुद बनाना, परपोषी है दूसरों से पोषण प्राप्त करना। अब परपोषी में एक शब्द मैं बता रहा हूं, परजीवी, पैरासाइट। परजीवी का मतलब है हम पोषण दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं लेकिन बदले में उसको नुकसान दे रहे हैं। जिस सजीव से अपन भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसको नुकसान दे रहे हैं, वो हो जाते हैं सारे परजीवी। तो परजीवी में सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आते हैं। बैक्टीरिया जो, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को या मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आंसर आएगा परजीवी। परजीवी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सारे अपने अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। एक शब्द आता है सहजीवी, सिम्बायोटिक। सहजीवी का मतलब होता है दूसरों से आप पोषण प्राप्त कर रहे हो लेकिन बदले में उसको भी फायदा दे रहे हो, यानी उसको नुकसान नहीं कर रहे हो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वो सहजीवन हो गया। जैसे अपन पढ़ते हैं फलीदार पादपों की ग्रंथिल जड़ों में, फलीदार पादप जो हैं जैसे मटर हुआ, चना हुआ, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को देते हैं और बदले में खुद पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बताओ वो हानिकारक हुए या लाभदायक हुए, बताओ, हानिकारक हुए लाभदायक हुए, डेफिनेटली लाभदायक हुए पौधे के लिए। तो ऐसी कैटेगरी आ जाती है सहजीवी। तो पोषण है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना। अब ये अलग अलग तरीके से हो जाता है। अब पोषण में अपन लेते क्या हैं, खाद्य पदार्थों को, तो इनको खाद्य पदार्थों को अपन एक नाम देते हैं पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ है। तो पोषक पदार्थ क्या हो गए, जो अपन भोजन में ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट बोला जाता है इनको, ये हो गया न्यूट्रिशन, इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ, यानी जिनको अपन शरीर में ग्रहण करते हैं वो पोषक पदार्थ हैं। और इन पोषक पदार्थ को दो प्रकार से बताया जाता है। एक पोषक पदार्थ तो बोले जाते हैं सूक्ष्म पोषक और एक पोषक पदार्थ बोले जाते हैं वृद्ध पोषक। सूक्ष्म पोषक और वृद्ध पोषक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट।
माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म और वृहद पोषक पदार्थ। देखो जैसे नाम से आ रहा है, सूक्ष्म पोषक का मतलब जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, वृहद पोषक का मतलब जो ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इसका कारण क्या है, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कम मात्रा में आवश्यक, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो फिर ये किस लिए लिए जाते हैं, क्योंकि शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। और वृहद पोषक जो ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, कारण इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यक वो है वृहद पोषक। कम मात्रा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक, ज्यादा मात्रा में आवश्यक वृहद पोषक, कारण ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण क्या बना भाई, सूक्ष्म पोषक से अपने को ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, और वृहद पोषक से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो ऊर्जा नहीं देते वो तो हो गए सूक्ष्म पोषक जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है, और जो ऊर्जा देते हैं वो हो गए वृहद पोषक जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर आपको एग्जाम्पल पूछे भाई सूक्ष्म पोषक तो कौन कौन से हैं, वृहद पोषक कौन कौन से हैं। अब अगर अपन बात करें हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ, एक तो अपन सुनते हैं कार्बनिक पदार्थ, एक नाम देते हैं अपन अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और ऑर्गेनिक सबस्टेंस, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ से ऊर्जा नहीं मिलती, और अकार्बनिक पदार्थ को एक दूसरा नाम दिया जाता है खनिज लवण, मिनरल। और कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन जिनमें मुख्य घटक होता है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये हो गए सारे कार्बनिक पदार्थ। तो इसमें अगर अपन बात करें अकार्बनिक पदार्थ में, अगर अपन बात करेंगे अकार्बनिक पदार्थ के एग्जाम्पल में, तो इसमें 3 नाम आते हैं। एक तो वाटर, एक नाम आता है विटामिन, और एक नाम आता है खनिज लवण। वाटर, विटामिन और खनिज लवण, ये तीनों आते हैं सूक्ष्म पोषक में। और वाटर, विटामिन और मिनरल, खनिज लवण, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन से बने हुए पदार्थ, जिसमें एक तो नाम आएगा कार्बोहाइड्रेट, एक नाम आएगा वसा, एक नाम आएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों बोले जाते हैं वृहद पोषक पदार्थ, क्योंकि इन तीनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये तीनों ज्यादा मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ, इसमें मैंने जो बताया सूक्ष्म पोषक में जल, विटामिन और खनिज लवण। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपको ये नाम दे दें अलग अलग, तो ध्यान रखना पानी पीने से, विटामिन से और खनिज लवण से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अपने एसएससी एमटीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 गिलास पानी पिया, बताओ उसे कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। भाई पानी चाहे 2 गिलास पियो चाहे बाल्टी भर के पियो, पानी पीने से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना, न विटामिन से न खनिज लवण से। और ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से। अब अगर मैं आपसे पूछूं, 3 कार्बनिक पदार्थ मैंने लिखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है, बताओ। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में संचित है, तो नाम आएगा वसा का। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा में होती है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इन तीनों कार्बनिक पदार्थ में ऊर्जा सबसे ज्यादा प्राप्त किससे होती है, तो नाम आता है कार्बोहाइड्रेट का। ये जो पॉइंट है अपन आगे डिस्कस करेंगे जब ऊर्जा प्राप्ति यानी श्वसन प्रोसेस को पढ़ेंगे तब। फिलहाल बस ये नाम आए तो मैंने बता दिया। तो अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में संचित है, किस में होती है, तो नाम आएगा वसा का। और सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, तो नाम किसका आएगा, कार्बोहाइड्रेट का। और किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, जल, विटामिन और खनिज लवण से।
तो पोषण जो शब्द मैंने बताया, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना। पोषक पदार्थ जो अपन लेते हैं भोजन में, उसमें सूक्ष्म पोषक, वृहद पोषक दो कैटेगरी में बांटते हैं। कम मात्रा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक, अधिक मात्रा में आवश्यक वृहद पोषक, क्योंकि इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें 3 नाम आ गए और इसमें 3 नाम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों नाम इसमें आते हैं। तो आगे जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि पोषण में अपन ने बताया कि भोजन में अपन जो ग्रहण करते हैं पोषक पदार्थ। अब उसके बाद में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जंतुओं में जो पोषण क्रिया होती है, या हमारे अंदर सीधे अपन बात कर लें कि हमारे अंदर जो पोषण क्रिया हो रही है वो उसका प्रोसेस क्या है, किन चरणों में होती है। तो पोषण के जो चरण हैं, पोषण के चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें सबसे पहला चरण तो आता है अंतःग्रहण, इंगेशन, अंतःग्रहण। जैसा नाम से आ रहा है, अंतःग्रहण का मतलब है खाद्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण करना या पोषक पदार्थों को शरीर में ग्रहण करना। पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ये तो आ गया सबसे पहला चरण, अंतःग्रहण। जैसे अपनी बात करें या और अपनी तरह जो बड़े जंतु हैं विकसित, उनमें बात करें तो भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं, आहार नाल का पहला पार्ट मुख गुहा, वहां से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक कोशिकीय जीव में, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव में अपन पढ़ते हैं प्रोटोजोआ वर्ग। अमीबा का नाम तो सुना है सबने, अमीबा एक कोशिकीय जीव अपन बताते हैं। अब बताओ, अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा में जितने भी जैविक प्रक्रम है वो एक कोशिका के अंदर ही हो रहे हैं। इसी कोशिका में पाचन है, इसी कोशिका में ऊर्जा उत्पादन श्वसन है, इसी कोशिका से उत्सर्जन हो रहा है। तो भोजन तो इसके द्वारा भी, भोजन तो ये भी, पोषण तो ये भी करेगा ना, तो भोजन तो ये भी ग्रहण करेगा। तो अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करने की क्रिया वो सीधी होती है कोशिका झिल्ली से। जैसे अपन ने बताया, अपने तो आहार नाली विकसित पूरी, तो मुख गुहा से भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा की कोशिका में या अन्य कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली से भोजन सीधा ग्रहण किया जाता है। ये जो प्रोसेस अपन आगे पढ़ेंगे, कोशिकाओं के द्वारा एंडोसाइटोसिस क्रिया बोलते हैं उसको, अंतःग्रहण जो बोलते हैं। और एंडोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं तो फैगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस, जो अपन कोशिका में डिस्कस करेंगे। फैगोसाइटोसिस है ठोस पदार्थों को ग्रहण करना, और पिनोसाइटोसिस है तरल पदार्थों को ग्रहण करना, जिसमें 2 नाम देते हैं। फैगोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग। यानी तरल पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग हो गया, ठोस पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो ईटिंग हो गया। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है पोषण में वो क्या है, अंतःग्रहण। अब अलग अलग जीव जैसे हैं उसी आधार पे अपन भोजन को, वो अपने अनुसार भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ये स्थिति इसमें रहती है। तो ये तो पहली स्टेप हो गई, अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद में अब जो सेकंड स्टेप है ग्रहण करने के बाद में पोषण में, वो स्टेप है पाचन। देखो अब ये शब्द है पाचन, डाइजेशन। हम जो पढ़ते हैं मानव पाचन तंत्र, पाचन दूसरा शब्द जो आया पोषण में, तो इसका मतलब पाचन पोषण का एक चरण है। और पाचन का शाब्दिक अर्थ होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना, सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना, उसे बोला जाता है पाचन। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? अभी समझाता हूं। जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में तोड़ना, उसे अपन बोलते हैं पाचन। इसको एक एग्जांपल लो। अभी मैंने बताया कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। पादप फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वायुमंडल से लेते हैं CO2,
भूमि से लेते हैं जल। बताओ फोटोसिंथेसिस में पौधों ने वायुमंडल से क्या लिया, CO2, भूमि से क्या लिया, जल। और प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं जिसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज। इसका मतलब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऊर्जा परिवर्तन तो हो गया प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और पदार्थ जो बना वो बना ग्लूकोज, और इसमें कच्चे पदार्थ कौन हुए, CO2 और जल। अब कोशिका चाहे पादप की हो चाहे जंतु की हो, दोनों कोशिकाओं में ऊर्जा का मेन सोर्स है ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन बोलते हैं इसको, फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन बोला जाता है ग्लूकोज। अब पौधों को जितनी जरूरत खुद को होती है उतना तो वो ग्लूकोज खर्च कर लेते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है ऊर्जा की, और शेष बचे ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। अब जब स्टोर होगा तो वो बड़े अणु के रूप में होगा, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में होगा। ग्लूकोज 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 मिलकर बनता है माल्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर बनता है माल्टोज, यानी 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर बनाते हैं माल्टोज। तो इससे बड़ा अणु बना, ये प्रोसेस हो रहा है स्टोरेज के लिए। ग्लूकोज से बना माल्टोज, और माल्टोज से मिलकर बनता है स्टार्च। अब माल्टोज भी एक्चुअल में ग्लूकोज ही तो जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुलक है। माल्टोज में तो 2 ही ग्लूकोज अणु है, स्टार्च में ग्लूकोज अणु की संख्या ज्यादा है, तो पॉलीमर अपन ये तो पढ़ते हैं बहुलक। तो पौधों ने बनाया ग्लूकोज, जितना जरूरत थी उतना खर्च कर लिया, बाकी को स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने का प्रोसेस क्या हो गया, ग्लूकोज से माल्टोज और माल्टोज से फिर स्टार्च। अब पौधों में ये संचित भोजन है स्टार्च। हम जो खाद्यान्न लेते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, सारा का सारा स्टार्च है। तो बताओ अब रोटी जो अपन ने ली, तो इसका मतलब रासायनिक रूप से अगर रोटी को बोले तो वो क्या है, स्टार्च है। और उस रोटी को लेकर फिर अपन चबा रहे हैं, फिर उसको एंजाइमों के द्वारा हमारी आहार नाल में ब्रेक डाउन किया जा रहा है। क्यों ब्रेक डाउन किया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा स्टार्च से सीधे नहीं मिलेगी, ऊर्जा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। तो जैसे ये बना वैसे टूटेगा। तो बताओ स्टार्च किस में टूटेगा, माल्टोज में, और माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। और ये जो तोड़ना है इसी को बोलते हैं अपन पाचन, डाइजेशन। तो अब समझो, मैंने लिखा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना है पाचन। यहाँ जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन हो गया, स्टार्च यानी बड़ा अणु, और सरल कार्बनिक पदार्थ कौन हुआ, ग्लूकोज। तो हमने भोजन के रूप में अपन ग्रहण कर रहे हैं खाद्यान्न यानी स्टार्च। स्टार्च को तोड़ा जा रहा है माल्टोज में, माल्टोज को तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज में, और ये तोड़ना ही कहलाता है पाचन। तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि पाचन का मतलब है रोटियों को तोड़ना। सुबह शाम अपन रोटियों को तोड़ते हैं ना, वो क्या है, पाचन है कि नहीं है। चलो, तो पहला पोषण में पहला चरण हुआ अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना कार्बनिक पदार्थों को, उसके बाद में उनको तोड़ना। तोड़ने का मतलब इसलिए ताकि उस सरल में तोड़ेंगे तब अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना पाचन है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया। और उसके बाद में थर्ड स्टेप जो आती है वो है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन है सरल कार्बनिक पदार्थ। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया है कार्बोहाइड्रेट वाला, तो सरल कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो गया, ग्लूकोज हो गया। सरल कार्बनिक पदार्थ को रुधिर में लेना। अब इस पॉइंट को समझो, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना वो आहार नाल में ग्रहण कर रहे हैं। आहार नाल में अपन भोजन जो जा रहा है, फिर उसमें आहार नाल में अपनी जो ग्रंथियां हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, उन ग्रंथियों द्वारा एंजाइम छोड़े जा रहे हैं जिनको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। और एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ रहे हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो अभी तक भोजन वास्तव में हमारी आहार नाल में गया है, वो हमारे शरीर के अंदर वैसे तो चला गया, लेकिन एक्चुअल में हमारे बॉडी ऑर्गेन्स के अंदर वैसे नहीं गया। वो जाना क्या होगा, कोशिकाओं तक इसका पहुंचना।
और ये क्योंकि ऊर्जा एक्चुअल में प्राप्त कहाँ होगी, कोशिकाओं में होगी, हमारी सब कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनेगी इस कार्बनिक पदार्थ से, तो ग्लूकोज से। तो इसको वहां पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड, जो अपन सर्कुलेशन पढ़ते हैं। तो आहार नाल में भोजन ले लिया, पचा लिया, सरल रूप में हो गया, बिल्कुल घुलित रूप में हो गया और तरल रूप में, अब उसको अवशोषित कर रहे हैं और रुधिर में ले रहे हैं। वो रुधिर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, हमारी कोशिकाओं तक लास्ट पहुंचाएगा। तो आहार नाल में से तरल सरल कार्बनिक पदार्थ जो पाचन हो गया उसको रुधिर के अंदर लेना, वो प्रोसेस है अवशोषण, ये भी हमारी आहार नाल में होता है। अब इसी से एक पॉइंट समझो, अपन ने कहा ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिकाओं में। हमने भोजन को शरीर में ले लिया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारी कोशिकाओं में वो नहीं गया। इसी आधार पे अपने पाचन को दो प्रकार का नाम दिया जाता है। एक नाम दिया जाता है अंतःकोशिकीय पाचन और एक नाम दिया जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, अमीबा एक कोशिका है, उसका शरीर एक कोशिका है। बताओ वो भोजन को ग्रहण करेगा, उस कोशिका में लेगा ना, और कोशिका में अंदर उस भोजन को तोड़ेगा। तो ऐसा पाचन तो हुआ अंतःकोशिकीय, कोशिका के अंदर होने वाला पाचन, जो एक कोशिकीय जीव करते हैं, अमीबा जो मैंने एग्जांपल बताया। लेकिन बताओ हमारे शरीर में जो पाचन हुआ वो कोशिकाओं में हो रहा है क्या? सोचो देख एक बार, हमारे शरीर में पाचन कोशिकाओं में नहीं हो रहा। हमारा भोजन तो अपन सीधा, एक ट्यूब है, नली है, इसके अंदर जा रहा है और ट्यूब में कोई कोशिका नहीं है, वहां सीधा अपन भोजन चल रहा है, भोजन के ऊपर एंजाइम छोड़ रहे हैं लालाकर, और वो एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, सरल रूप में तोड़ रहे हैं। तो हमारा जो पाचन अपन बोलेंगे तो वो बाह्य कोशिकीय पाचन बोला जाएगा, कोशिका से बाहर पाचन हो रहा है आहार नाल के अंदर। तो ध्यान रखना, मनुष्य में पूछा जाएगा कि मनुष्य में पाचन जो है वो बाह्य कोशिकीय है अंतःकोशिकीय है, तो आप आंसर क्या दोगे, बाह्य कोशिकीय पाचन, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में पाचन पूछेगा तो अंतःकोशिकीय, क्योंकि उनका शरीर एक ही कोशिका है, उसी के अंदर डाइजेशन होना है। तो पहला चरण बताया मैंने अंतःग्रहण, दूसरा मैंने बताया पाचन, तीसरा चरण बताया मैंने अवशोषण। अवशोषण के बाद में बताओ सरल कार्बनिक पदार्थ किस में चला गया, रुधिर के अंदर चला गया। रुधिर लेकर गया उसको कोशिकाओं में, जैसे ग्लूकोज को लेकर गया, और कोशिका में बनेगी ऊर्जा, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्वांगीकरण। ये एक नया शब्द है, ध्यान देना इसको। अपन ने पहला जो शब्द बताया अंतःग्रहण, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। दूसरा शब्द अपन ने बताया पाचन, समझ में आ रहा है। अवशोषण समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सुने हुए शब्द हैं। यहां मैंने एक नया शब्द लिखा है स्वांगीकरण, एसिमुलेशन। और स्वांगीकरण का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने कि सरल कार्बनिक पदार्थ कोशिकाओं में चला गया, ग्लूकोज चला गया, अब वहां इससे ऊर्जा प्राप्त होगी, उसी को अपन स्वांगीकरण नाम लेंगे। यानी अपन अब पचित भोजन को यूज कर रहे हैं, वो स्वांगीकरण है। तो सरल कार्बनिक पदार्थ का कोशिकीय उपयोग, यानी जो पदार्थ सरल हो गया, सरल रूप में हो गया, उसको हम कोशिकाओं में यूज कर रहे हैं। उसका जो कोशिकीय उपयोग है, उसका कोशिकीय उपयोग करना, कोशिकीय उपयोग, उसको नाम दे रहे हैं अपन स्वांगीकरण। कोशिकाओं में ले जाकर अपन उसको यूज कर रहे हैं, और ये इसका मेन पॉइंट होता है, क्योंकि एक्चुअल में ऊर्जा यहीं से बनेगी अपने। और अब जो बच गया, यानी पोषण में जो लास्ट आ गया, अभी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना और लास्ट उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना। इसके बाद में हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अपन ने अवशोषण कर लिया। अवशोषण किया अपन ने, लाभ जो अपने लिए जरूरी था उन पदार्थों का, जो अपशिष्ट रूप में बच गया वो आहार नाल में रह गया। अब उस अपशिष्ट को अपन शरीर से बाहर निकालेंगे, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बहिक्षेपण, इगेशन। तो पहला जो नाम लिया था अपन ने अंतःग्रहण, और लास्ट बिल्कुल उसके अपोजिट इंगेशन, और यहाँ पर इगेशन बहिक्षेपण, और ये है अपशिष्ट को त्यागना।
अपशिष्ट को त्यागना। अपशिष्ट को अपन शरीर से बाहर त्याग रहे हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वैक्षेपण। तो हमारा पोषण जो जंतुओं में हुआ वो कितने स्टेप में हुआ भाई? 5 स्टेप में। पहला स्टेप है अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा है डाइजेशन, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना। ये नाम दिया अपन ने पाचन। तो ध्यान रखना, पोषण पाचन दोनों बिल्कुल डिफरेंट शब्द आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था जटिल कार्बनिक पदार्थ का एग्जाम्पल लिया स्टार्च को, उसको अपन ने तोड़ा ग्लूकोज में। साधारण सामान्य भाषा में बताया मैंने कि रोटियों को जो अपन तोड़ते हैं सुबह शाम, वो एक तरह से डाइजेशन है। और अवशोषण कि सरल कार्बनिक पदार्थों को आहार नाल से फिर अपन रुधिर में ले रहे हैं, फिर वो कोशिकाओं में पहुंच रहा है, वहां उसको यूज कर रहे हैं, वो स्वांगीकरण। और फिर अपशिष्ट जो बच गया आहार नाल में उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो है वही क्षेपण। तो इस तरह से पोषण क्रिया सभी जंतुओं में अपन बात करेंगे तो 5 चरणों में होती है। अब बात कर रहे हैं अपन मनुष्य के लिए, तो मनुष्य में पाचन, यहाँ जो मेन अपन डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र, पाचन जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। और पाचन मनुष्य में होता है आहार, जो बोलते हैं अपन आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ डायग्राम जो मैंने दिया है, मानव आहार नाल, मानव आहार नाल संरचना। एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आहार नाल जो है मनुष्य में, आहार नाल सबसे पहला अगर अपन बात करें तो आहार नाल की लंबाई मनुष्य में, आहार नाल की लंबाई जो बताई जाती है वो बताई जाती है भाई 6 से 9 मीटर। 6 से 9 मीटर मनुष्य में आहार नाल की लंबाई बताई जाती है। पेशीय संरचना होती है, और ये जो 6 से 9 मीटर है आहार नाल की जो लंबाई है उसकी, जैसे अपन डायग्राम में अगर देख रहे हैं, इस आहार नाल की संरचना में आहार नाल जो ट्यूब है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से अंग उसमें सम्मिलित हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको नाम दिया जाता है मुख गुहा। मुख गुहा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। बकल कैविटी, ओरल कैविटी जो बोली जाती है, मुख गुहा, जहां से अपन भोजन का कर रहे हैं अंतःग्रहण। तो पहला जो स्टेप है पोषण का, अंतःग्रहण, वो किस में हुआ भाई? मुख गुहा में हुआ। और इस मुख गुहा में नीचे, यहाँ जो मुख गुहा में अपन भोजन लेते हैं, यहाँ जो नीचे पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं जीभ, टंग, जिसके जीभ अपने संवेदी अंग में सम्मिलित है। ज्ञानेंद्रियां जो बोलते हैं अपन, सेंसरी ऑर्गन, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें एक जो जीभ है जो भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। ज्ञानेंद्रियां अपने को जो भी बाहरी वातावरण से शरीर में आएगा उसका ज्ञान कराने के लिए होती हैं। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या गंध है, क्या स्वाद है और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपन बोलते हैं। तो जीभ जो होती है उसके द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान, जो टंग। तो मुख गुहा पहला पार्ट है आहार नाल का, जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख गुहा में अपन बात करें तो एक तो जीभ, एक दांत और एक होती हैं लार ग्रंथियां। इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जीभ जिसके द्वारा अपन भोजन के स्वाद का ज्ञान, नंबर 2 दांत जिनके द्वारा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ या भोजन लिया उसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन वो पाचन नहीं है, पाचन है एंजाइमों के द्वारा, ध्यान रखना। और तीसरा लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, और इस लार में एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल पदार्थ लाइसोजाइम होता है, जो भोजन के साथ, भोजन अगर आएगा बताओ शरीर में तो उसके साथ में हानिकारक पदार्थ आएंगे कि नहीं आएंगे, बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीव आते हैं, उनको समाप्त करने का काम करता है। एक उसमें एंजाइम होता है टाइलिन एमाइलेज, फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन का पाचन करवाता है। और ये जो लार में अपन बता रहे हैं, तो अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर लार में एंजाइम पाया जा रहा है, मुख गुहा में एमाइलेज जो कि पाचन करवा रहा है, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आए कि आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है, पिछले ही रीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मनुष्य की आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो नाम किसका आएगा? मुख गुहा का।
अब दूसरी बात कि अगर मुख गुहा में पाचन हो रहा है तो फिर कार्बनिक पदार्थों का पाचन होता है 3 का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा, प्रोटीन का। तो सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है, यही क्वेश्चन इस तरह से भी हो गया कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है और सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है। तो लार में जो टाइलिन एंजाइम मैं बोल रहा हूँ एमाइलेज, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो भी अब मैंने बताया था खाद्यान्न, रोटी, चावल, जो अपन बता रहे थे चावल, गेहूं वगैरह, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है कौन, एमाइलेज या टाइलिन जो नाम देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए आहार नाल के किस भाग से पाचन क्रिया शुरू होती है, मुख गुहा से। नंबर 2, सबसे पहले किस खाद्य पदार्थ का पाचन शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जो भी नाम लिखा हुआ जाए अपने पास में, उसका पाचन शुरू होता है ये मुख गुहा में। तो मुख गुहा में अपन जीभ भोजन के स्वाद के ज्ञान के लिए, दांत तोड़ने के लिए भोजन को, और तीसरा लार ग्रंथियां जो भोजन में लार मिलाती हैं, जिसमें लाइसोजाइम एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, और साथ में पाया जा रहा है एंजाइम टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और इस मुख गुहा में जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसको नाम दिया जाता है बोलस। मुख गुहा में लार मिलने के बाद में जो बिल्कुल लुगदी नुमा भोजन बन जाता है, जिसको अपन निगलेंगे, आगे पास करेंगे, उस भोजन को नाम क्या दिया जाता है, बोलस। ये भी फेमस क्वेश्चन है कि मुख गुहा में पचित अर्ध तरल पदार्थ को नाम क्या दिया जाता है, बोलस। तो ये सबसे पहला भोजन जो अपन आगे निगलते हैं मुख गुहा में। तो मुख गुहा में 3 चीज को डिस्कस करेंगे, एक जीभ को, एक दांत को और एक लार ग्रंथियों को। यहां से भोजन जो अपन निगलते हैं मुख गुहा के बाद में, वो आता है जो अपने गर्दन की लंबाई में ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसनी। ग्रसनी अपने, ग्रसनी जो होती है गर्दन की लंबाई में, और ग्रसनी जंक्शन है किस किस का, नाक, कान और गला। ENT नाम सुनते हैं अपन, ईयर नोज थ्रोट, ENT जो डॉक्टर बोलते हैं अपन, ये जंक्शन है ग्रसनी उसका, यानी अपने कान और अपना नाक और मुख गुहा तीनों का जंक्शन है ग्रसनी। और ग्रसनी अपने पाचन और श्वसन दोनों में सम्मिलित है। ग्रसनी में आगे की तरफ तो होती है श्वास नली, जहां से अपन फेफड़ों में वायु प्रवेश करती है, पीछे की तरफ होती है भोजन की नली, जहां से अपन भोजन को निगलते हैं, बोलस को निगलते हैं। और उस भोजन जो निगला गया भोजन है, उसको श्वास नली में प्रवेश करने से लिए श्वास नली का जो द्वार होता है घांटी द्वार, उस पर घांटी ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है, वो घांटी ढक्कन बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, केवल भोजन को निगला जाता है। पाचन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, केवल भोजन को निगला जा रहा है। गर्दन की लंबाई में है और इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी की लंबाई गर्दन की लंबाई में स्थित है, लंबाई कितनी है अभी, 12 सेंटीमीटर ही होती है। तो ध्यान रखना, ग्रसनी जंक्शन है किस किस का, ENT, ईयर, नोज और थ्रोट, इन तीनों का जंक्शन है। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग है, यानी ग्रसनी का आगे की तरफ, ग्रसनी में 2 नलियां होती हैं, आगे की नली बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया, जिसका जहां से वायु प्रवेश करती है वो घांटी द्वार, और घांटी द्वार के ऊपर जो ढक्कन होता है वो घांटी ढक्कन, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। पीछे की तरफ होता है भोजन की नली, जिसके मुख को बोला जाता है निगल द्वार, गुलेट, निगल द्वार, वहां से भोजन को अपन निगलते हैं। और ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही, केवल भोजन को आगे निगला जा रहा है। ग्रसनी के बाद में आहार नाल का जो अगला पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है ग्रसिका, ओएसोफेगस, ग्रसिका। और ग्रसिका कहाँ स्थित है उसको समझो। देखो इस डायग्राम में, ये तो हो गया अपने खोपड़ी, कपाल जो बोलते हैं अपन, सॉरी, ये जो कपाल बोला जाता है। और इसके अलावा ये गर्दन से लेकर अपने धड़ जो बोलते हैं पैरों तक, गर्दन से लेकर पैरों तक जो बोलते हैं देहगुआ, बॉडी कैविटी देहगुआ, इसमें अपने पसलियों से नीचे फेफड़ों से नीचे ये जो मांसल पर्दा है, इस मांसल पर्दे को नाम दिया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है तनुपट,
इंग्लिश में डायफ्राम बोलते हैं, लेकिन जो नाम प्रचलित है वो डायफ्राम ही है। तो डायफ्राम मांसल पर्दा है जो अपनी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो बोला जाता है वक्ष गुहा, थोरोसिकल कैविटी, थोरोसिकल कैविटी, वक्ष गुहा, और ये जो बोलते हैं। और इस डायफ्राम से नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको नाम दिया जाता है उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें शेष आरनाल स्थित होती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा दो पार्ट इसके होते हैं। एक तो बोलते हैं भी डायफ्राम से ऊपर, ये जो मांसल पर्दा बताया मैंने डायफ्राम, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो तो वक्ष गुहा, और डायफ्राम से नीचे का जो पार्ट हो गया उसको नाम दिया जाता है उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। वापस से समझो एक बार, गर्दन से लेकर यहां देह गुहा जो अपनी हो गई पूरी, इसमें डायफ्राम से ऊपर का पार्ट हो गया वक्ष गुहा, थोरोसिकल कैविटी, और डायफ्राम से नीचे का पार्ट हो गया उदर गुहा। वक्ष गुहा में जो पार्ट स्थित है वो है ग्रसिका। गर्दन से लेकर फिर अपने डायफ्राम तक जो वक्ष गुहा है, थोरोसिकल कैविटी, वो उसमें स्थित है। आरनाल का कौन सा पार्ट? ग्रसिका। इसमें दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आहारनाल की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन ग्रसिका पार्ट यहाँ स्थित है, और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और यहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, न तो ग्रसनी में कोई डाइजेशन है और न ग्रसिका, दोनों पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता। ग्रसनी में कोई डाइजेशन नहीं, ग्रसिका में कोई डाइजेशन नहीं, केवल भोजन को आगे निगला जाता है। अब ग्रसनी 12 सेंटीमीटर, ग्रसिका 25 सेंटीमीटर, यानी मुख गुहा से निगलने के बाद में 37 सेंटीमीटर नीचे भोजन जा रहा है, और भोजन आ रहा है स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर उसको लिया जा रहा है, स्टोमक में लिया जा रहा है, आमाशय में लिया जा रहा है। अब आमाशय जो होता है, यहां से भोजन यहां तक लेकर आ रहे हैं, तो बताओ भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच जाए निगलने के बाद में, इसके लिए जो ग्रसिका की दीवार है उसमें गोबलेट सेल पाई जाती है, जिनको नाम देते हैं कलश कोशिकाएं। गोबलेट सेल वो श्लेष्मा का स्राव करती रहती हैं। श्लेष्मा अपने आरनाल में आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत श्लेष्मा ही परत है, जो मैं बताऊंगा आरनाल की औतिकी में 4 परत होती है आरनाल की दीवार में। सबसे आंतरिक परत बोली जाती है म्यूकोसा या श्लेष्मा परत, जिसकी वजह से क्या आता है, स्मूथ रहती है, तो भोजन आसानी से नीचे उतरता है। तो हमारी ग्रसिका में भोजन वो श्लेष्मा का स्राव गोबलेट सेल करती है, जो मैं लिखवाऊंगा गोबलेट, उससे भोजन आगे फिसलकर आसानी से नीचे आता है। तो इसका मतलब ग्रसनी और ग्रसिका में कोई पाचन नहीं हुआ, केवल भोजन को आगे बढ़ाया गया है। फिर वापस से रिपीट कर रहा हूं, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और मुख गुहा में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। उसको निगलने के बाद में ग्रसनी ग्रसिका दोनों पार्ट में कोई पाचन नहीं हुआ। वक्ष गुहा को क्रॉस करके अब अपन आ गए उदर गुहा के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में। और उदर गुहा में शेष आरनाल जो पाई जा रही है, इन दोनों में यहां कोई पाचन नहीं हुआ। अब अपन किसके अंदर आ गए? स्टोमक में, आमाशय में आ गए। हमारी आहार नाल जो कि एक ट्यूब है, नली है, उसमें ये थैलेनुमा भाग होता है। आमाशय जो होता है थैलेनुमा सैक-लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हमारा जो आमाशय है उसकी 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक तो पार्ट जो जहां पर ग्रसिका आमाशय के अंदर खुल रही है, ये वाला पार्ट, इसको तो नाम दिया जाता है कार्डियक पार्ट, जहां ग्रसिका आमाशय में खुल रही है। और एक जो नाम दिया जाता है जहां आमाशय छोटी आंत में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, छोटी आंत में, वो जो पार्ट है उसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक पार्ट। और एक जो आमाशय का मेन पार्ट होता है, इसको नाम दिया जाता है फंडस या फंडिक। आमाशय का मुख्य भाग, उसको नाम दिया जाता है फंडिक या फंडस, जो कि
मेन पार्ट होता है। तो आमाशय जो कि थैलीनुमा रचना है आरनल की, जहाँ भोजन आके स्टोर होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जहाँ ग्रसिका आमाशय में खुल रही है वो तो कार्डियक पार्ट, जो मेन पार्ट है वो फंडिक, और जहाँ आमाशय छोटी आंत में खुलेगा वो पार्ट हो गया पाइलोरिक। अब इसमें फंडिक जो पार्ट है वो हो गया यहाँ पर ये वाला, और पाइलोरिक पार्ट हो गया जहाँ आमाशय छोटी आंत में खुला। मेन पार्ट हो गया फंडिक। आमाशय की दीवार में ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय की दीवार में जो ग्रंथि होती है उन ग्रंथियों को नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। तो आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है भी? जठर ग्रंथि पाई जा रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जा रही है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये बनाती है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, इसको नाम दिया जाता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या बना रही है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस बना रही है, जो यहाँ डाइजेशन करवाती हैं। तो ये ध्यान रखना, आमाशय की दीवार में स्थित होती हैं। और जो फंडिक वाली भाग की जो जठर ग्रंथि है ना, उनमें एंजाइम बनते हैं। तो फंडिक पाई जा रही है पूरे आमाशय की दीवार में, फंडिक वाली भाग की जठर ग्रंथि एंजाइम बनाती है। जठर रस जो बनता है, जठर रस में एक तो एंजाइम और एक साथ में इसमें होता है एसिड। जठर रस के अंदर उस एसिड को नाम दिया जाता है HCl। कौन जठर रस में कौन सा एसिड पाया जा रहा है? HCl एसिड। एक मिनट, जो बता रहा था, आमाशय की दीवार में पाई जा रही है जठर ग्रंथि, और ये जो जठर ग्रंथि है ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और ये जो जठर रस पाया जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस जो है, उसमें एक तो होता है एसिड जो कि होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे इसमें एंजाइम जो मैं बता रहा हूं। अब ध्यान दो, गैस्ट्रिक जूस में मैंने बताया HCl एसिड और एंजाइम। HCl एसिड जो है ना, वो यहाँ क्या काम कर रहा है? HCl एसिड जो बनेगा, उस HCl एसिड के द्वारा एक तो, क्योंकि HCl एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ जो डाइजेशन होगा स्टोमक के अंदर वो एसिडिक मीडियम में होगा। जठर रस का pH मान HCl का जो बताते हैं 1 से 3.5 बताते हैं। ये जो अत्यधिक अम्लीय माध्यम हो गया, यानी अगर क्वेश्चन आए आमाशय में भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। तो जठर रस का pH मान 1 से 3.5 बताया जाता है। और दूसरी चीज, एंजाइम जो यहाँ पाए जाते हैं आमाशय के अंदर, कौन कौन से एंजाइम जो काम कर रहे हैं? HCl एक भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है। दूसरा, मुख गुहा से अपन ने भोजन जो निकला, लार में अपन ने बताया था लाइसोजाइम बैक्टीरिया को समाप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बैक्टीरिया जो बच जाते हैं उनको HCl एसिड के द्वारा और समाप्त किया जाता है। तो HCl बैक्टीरिया को समाप्त कर रहा है, साथ में भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है। और इसके बाद में एंजाइम जो है, यहाँ जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन अपने पिछले रीट में आया था। जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम नाम आता है पेप्सिन, एक एंजाइम नाम आता है रेनिन, और एक नाम आता है लाइपेज। बताओ कौन कौन से एंजाइम लिखे हैं मैंने? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये क्वेश्चन आया है, अपने रेट में पूछा है जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें देखो, पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक है, दूध प्रोटीन को स्कंदित करता है। पाचन प्रोटीन का पेप्सिन ही करेगा, रेनिन दूध प्रोटीन को स्कंदित करेगा। और तीसरा लाइपेज, लाइपेज लिपिड, लिपिड के आधार पे नाम आ गया लाइपेज। लिपिड वसा जो अपन बोलते हैं उसका पाचन करता है। तो इसका मतलब स्टोमक के अंदर पाचन हो रहा है एक तो प्रोटीन का, और एक पाचन हो रहा है लिपिड वसा का। तो फिर बच कौन गया? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, आहार नाल में सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। ग्रसनी ग्रसिका में कोई पाचन नहीं, अगला पाचन स्टोमक में होता है। लेकिन स्टोमक में पाचन किसका शुरू हुआ?
प्रोटीन और लिपिड वसा का। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुगवा से, प्रोटीन लिपिड का पाचन कहाँ शुरू होता है, स्टोमक से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है। और यही क्वेश्चन फिर इस तरह से बन गया कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है ड्यू टू एसिडिक मीडियम। पीएच बिल्कुल डाउन हो गया, मैं भूल गया था। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, यानी लगभग उदासीन हो गया। तो लार के द्वारा स्टार्च का पाचन हुआ 6.8 में, यहां पीएच एकदम से डाउन पड़ गया तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है। तो ध्यान रखना, नंबर 1, आमाशय में पाचन प्रोटीन और वसा का शुरू होता है, आमाशय में पाचन कार्बोहाइड्रेट का रुक जाता है, आमाशय में पाचन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब एक जठर रस में HCl और दूसरा मैंने बताया एंजाइम। HCl का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती है ऑक्जेंटिक या अम्ल उत्पादक कोशिकाएं कहते हैं, और एंजाइम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं चीफ या पैराइटल। चीफ अपन बोलते हैं मुख्य कोशिका, जैसे अपन बोलते हैं चीफ मिनिस्टर CM। तो अगर पूछेगा जठर ग्रंथि जो आमाशय की दीवार में पाई जा रही है, उनमें अम्ल का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी बता रहे हैं अपन, एक्जोटिक यानी अम्ल उत्पादक कोशिकाएं, और एंजाइम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं चीफ कोशिकाएं, मुख्य दूसरा नाम देते हैं पैराइटल सेल उनको बोला जाता है। तो चीफ और ऑक्जेंटिक सेल यहाँ पाई जा रही हैं जठर ग्रंथि में जो ये काम कर रही हैं। स्टोमक में अपन ने बताया, स्टोमक आहार नाल का चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, 3 पार्ट इसके होते हैं। कार्डियक पार्ट वो है जहां ग्रसिका आमाशय में खुलती है, फंडिक मेन पार्ट हो गया, और पाइलोरिक पार्ट जहां आमाशय छोटी आंत में खुलेगा। और आमाशय में भोजन का संग्रहण जो निगल रहे हैं अपन, भोजन जाके स्टोर हो रहा है आमाशय के अंदर। आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन का डाइजेशन होता है, और आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद में उसको मथा जाता है, जो कि क्रमांकुंचन क्रिया बोलते हैं अपन, हिलाना उसको, यहाँ जो आएगा भोजन आमाशय के अंदर। और यहाँ आमाशय की दीवार में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथि जठरस बनाती है, जठरस में अम्ल HCl पाया जा रहा है, वो बैक्टीरिया को समाप्त कर रहा है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है, और एंजाइमों को सक्रिय कर रहा है। जो एंजाइम है प्रोटीन खासतौर से उनको सक्रिय कर रहा है। और इसके साथ में जो एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए, पेप्सिन और रेनिन, जो अभी अपन आगे अलग अलग डिस्कस करेंगे। और लाइपेज करता है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता। और आमाशय में जो पचित भोजन है उसको नाम दिया जाता है काइम। तो बताओ, मुखउगा में पचित भोजन को क्या नाम दिया, बोलस। उसके बाद में ग्रसनी ग्रसिका में कोई पाचन हुआ नहीं, आमाशय में पाचन हुआ, उस भोजन को नाम क्या दिया जा रहा है, काइम। काइम जो है वो आमाशय के अंदर पचित भोजन होता है जो कि अत्यधिक अम्लीय होता है, यहाँ पर ये चीज होती है। अब आमाशय में पाचन से संबंधित जो अपन बताते हैं डिसऑर्डर, तो वो अपन बोलते हैं एसिडिटी गैस, जो अपन बोलते हैं। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, खाने पीने का रूटीन ही ऐसा है भाई। एसिडिटी जो बोली जाती है, यानी एसिड का अधिक उत्पादन होना या एसिड की मात्रा बढ़ जाना। एसिड कौन सा, जो अपन बता रहे हैं HCl एसिड का बढ़ जाना, वो यहाँ पर डिसऑर्डर है पाचन से संबंधित, एसिडिटी या गैस जो बोलते हैं। देखो, एसिडिटी बनने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। एसिडिटी बनने के जो 2 मेन कारण हैं वो क्या क्या हैं। एक तो जो मैं बता रहा हूं, आमाशय में भोजन से संबंधित, पाचन से संबंधित जो डिसऑर्डर है एसिडिटी, और एसिडिटी के 2 जो मुख्य कारण हैं, एक तो मॉर्निंग टाइम में खाली पेट रहना, वो है भोजन का टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। टाइम टेबल फिक्स नहीं होना, एक तो मॉर्निंग टाइम में खाली पेट रहना, दूसरा भोजन का टाइम टेबल फिक्स नहीं होना। समझो इसको, जैसे अपन रात को अप्रोक्सीमेटली डिनर जो होता है रात का भोजन, वो अप्रोक्सीमेटली अपन लास्ट 9 या 10 लास्ट समझे उस तक कर चुके होते हैं। उसके बाद में अपना अगला भोजन होता है मॉर्निंग में। फिर रात को अपन सो गए, अब 10 से उसके बाद में अगर मॉर्निंग में भोजन अपन 8 बजे भी ले रहे हैं, 7 बजे ले रहे हैं, तो लगभग 8 से 10 घंटे का ऐसा रूटीन होता है जो खाली हो गया, यानी सो गए तो 8 से 10 घंटे निकल गए। अब 8 से 10 घंटे में भोजन का पाचन अपने आहारनाल में कंप्लीट हो चुका होता है, सारा प्रोसेस जो होता है। आमाशय में तो भोजन 3 से 4 घंटे ठहरा है,
मॉर्निंग टाइम में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। जब अपन भोजन कोई भी लेते हैं तो मॉर्निंग टाइम में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा है। इसको सीधे सीधे समझो भाई, जठर ग्रंथियों को पूरा आराम मिल जाता है ना 8 से 10 घंटे, तो मॉर्निंग टाइम में वो तैयार बैठी रहती है, शिकार आ गया। सुबह सुबह अपन जो भोजन लेते हैं, अब मॉर्निंग टाइम का भोजन जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में के बारे में अपनी भ्रांतियाँ क्या है? हल्का भोजन, चाय के साथ बिस्किट खा लिए, टोस्ट खा लिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे दिन भर का 24 आवर्स जो टाइम होता है अपना, उसका सबसे हैवी डाइट अपनी मॉर्निंग टाइम की होनी चाहिए। प्रोटीन और लिपिड रिच भोजन मॉर्निंग टाइम में होना चाहिए। अब गांव में तो अपने दिक्कत नहीं होती है भाई, सुबह सुबह उठते ही दही के साथ 2 टिक्कट टिकाते हैं, दिन भर मस्त डाइजेशन रहता है, एसिडिटी का कोई मतलब ही नहीं है। सिटी में जब अपन पढ़ने आते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सुबह कौन बनाए, कहाँ से मिले भाई खाना। तो मॉर्निंग टाइम में अंकुरित अनाज जो अपन बोलते हैं, खासतौर से स्प्राउट जो बोलते हैं अपन, अंकुरित अनाज, जिसमें दालें आती हैं अपने, क्योंकि दाल अपन जानते हैं किसका सोर्स है भाई? प्रोटीन का सोर्स है। और उसके अलावा दूध या घी के पराठे ले लें अपन, वो सीधा सा वो आ जाता है। और यहाँ वो नहीं ले रहे तो कम से कम 2 केले सुबह साथ में अपन ले लें, स्प्राउट वो ले लें तो अपने सुबह सुबह की पूर्ति हो जाती है। देखो केले को बेचारे को गरीब फल माना जाता है। सस्ता मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो पौष्टिक नहीं है। केले में अपने को कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी मिलती है पूरी, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन बी, ए, डी, इन सबका अच्छा सोर्स है वो। ये सारी चीज़ें अपने को उससे मिल जाती हैं। और डिहाइड्रेशन को भी रोकता है, निर्जलीकरण को रोकता है। तो मॉर्निंग टाइम का भोजन अपना हैवी डाइट होनी चाहिए, हल्का भोजन नहीं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह वो नहीं। तो ये अपन सुनते भी रहते हैं, मॉर्निंग का भोजन राजकुमारों की तरह, दोपहर का भोजन राजाओं की तरह, और रात का भोजन भिखारियों की तरह। उसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें वो कह रहा था, इसका मतलब ये होता है कि रात को मिनिमम खाना और मॉर्निंग टाइम में हैवी डाइट लेना, ये इसमें रहता है। तो मॉर्निंग टाइम में अपन खाली पेट रहते हैं तो उससे एसिड बनता है, क्योंकि जठरस सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ये रहता है उसमें। और दूसरा, भोजन का टाइम टेबल फिक्स नहीं होना, ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल हर आदमी इतना व्यस्त है, उसका खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह खा लिया तो ठीक है, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, या फिर 2 बज रहे हैं, और ज़्यादा परेशानी आती है तो भाग कर जाते हैं रेस्टोरेंट पे, समोसा खा लिया, कल लग गया अब 3-4 घंटे का तो ठो गया, ब्रेक लग गया, बाद में देखेंगे। ये हमारी आदतें खराब हैं जो डाइजेशन को खराब करती हैं। भोजन का टाइम टेबल अपना फिक्स होना चाहिए। देखो अपन आगे डिस्कस करेंगे, हमारी बॉडी में हार्मोन अपन जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, हार्मोन एक्चुअल में हमारी बॉडी में बनते तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हार्मोन का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा रहता है। और हार्मोन का असंतुलन ही हमारे शरीर में अनेक रोगों का कारण बनता है। हमारा अपन जो भी डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, डाइजेशन में जो पाचन ग्रंथियां हैं जो अपन पढ़ेंगे, उन सबको भी प्रेरित करने का काम हार्मोन ही करते हैं। अपनी हर बॉडी में प्रेरण जो होता है वो सारा हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन अपनी पाचन ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं। अब जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती हैं, जैसे मैं भी मैंने बताया जठर ग्रंथि जठर रस बना रही है, तो जठर ग्रंथियों को जठर रस बनाने के लिए भी हार्मोन प्रेरित करता है, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन बोला जाता है। जी सेल्स के द्वारा बनता है, पाइलोरिक भाग में आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है उसमें जी सेल्स बोली जाती हैं, जी नाम दे दिया गैस्ट्रिन के आधार पे। गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जी सेल, गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, सारे नाम जी से आगे देख लो। तो अब ये हार्मोन जो का वर्क जो होता है वो हैबिचुअल प्रोसेस होता है। इसको जनरल एग्जांपल समझो, जैसे अपन कोचिंग करने आए, अब कोचिंग करने अपन ने मॉर्निंग का बैच ले लिया, 7 से 11 अपना बैच का रूटीन है। 11 बजे अपन फ्री होते हैं, 11 बजे फ्री होकर रूम पर गए, रूम पर जाकर फिर अपन भोजन तैयार कर रहे हैं, और भोजन तैयार करने के बाद में लगभग 12:30 या 1 बजे अपन भोजन लंच ले रहे हैं। अब बताओ अपना ये डेली रूटीन बन गया कि नहीं बन गया? इसी प्रोसेस चल रहा है। अब रोज अपन जो भोजन ले रहे हैं अपना 12:30-1 बजे ले रहे हैं, तो जठर ग्रंथियों को पता है भाई पहले परेशान होने से क्या फायदा है, भोजन तो कितने बजे आएगा, 12:30-1 बजे आएगा, यानी वो एक हैबिचुअल प्रोसेस बन गया। उस समय जठरस का सिक्रेशन होगा जो भोजन का टाइम टेबल होगा। अब एक दिन जैसे अपनी क्लास चल रही थी और सर ने अचानक घोषणा कर दी, भाई आज आपकी जो छुट्टी है, क्लास लंबी होगी और आपकी छुट्टी 1 बजे होगी। अब बताओ जैसे ही अपने 12:30 बजेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को सक्रिय कर देगा, भाई भोजन जठरस बनाओ, गैस्ट्रिक जूस बनाओ, भोजन का टाइम टेबल हो गया, लेकिन भोजन नहीं गया। तो खाली पेट जठरस बना,
तो वो जो उस समय अपने को कितनी भूख लगती है, एकदम से पेट में जठराग्नि जिसको अपन बोलते हैं, क्यों, HCl एसिड बना खाली पेट, तो वो हमें पेट में गर्मी महसूस कराता है। तो खाली पेट वो जो टाइम टेबल है उस पर अपन ने भोजन नहीं लिया तो वो एसिड का काम, अपने आमाशय की दीवार को नुकसान करने का काम कर रहा है, वो एसिडिटी जो अपन बोलते हैं। तो एसिडिटी का एक तो कारण हो गया अभी मॉर्निंग टाइम में खाली पेट रहना, दूसरा भोजन का टाइम टेबल फिक्स नहीं होना। तो भोजन हमें चाहे काम अपना कितना भी जरूरी हो, भोजन का टाइम टेबल हमारा रूटीन फिक्स होना चाहिए, सही टाइम में समय अपने को भोजन लेना चाहिए, इससे अपन बचे रहते हैं। एक ज़्यादा मात्रा में भोजन एक बार में नहीं लेना चाहिए। एक वर्ड सुनते हैं अपन, सीने में जलन, हार्ट बर्न, सीने में जलन। सीने में जलन, इसको बोला जाता है हार्ट बर्न। अब देखो इसका नाम तो क्या आ रहा है, हार्ट बर्न, सीने में जलन, लेकिन एक्चुअल में इसका हमारे हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। नाम तो इसे बोला तो ये जाता है हार्ट बर्न, लेकिन इसका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। सीने में जलन ये कैसे बोलते हैं, समझो इसको। हम जो भोजन लेते हैं ग्रसिका से आमाशय में जाता है, ध्यान से समझना इसको। आमाशय में भोजन अपन ने लिया, आमाशय से भोजन ग्रसिका में वापस नहीं जाए, इसको रोकने का काम होता है कार्डियक का। कार्डियक जो पार्ट होता है, अवरोधनी होती है यहाँ पर, पेशी अवरोधनी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, गेट पास बोलते हैं सीधे सीधे। तो आमाशय में से भोजन को ग्रसिका में रिवर्स होने से रोकने का काम कार्डियक का हो गया। लेकिन अगर हम एक बार में ज्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं, अपनी सामान्य भाषा में कहें कि पेट तो भर गया मन नहीं भरा, कि आमाशय की जितनी क्षमता थी उतना भोजन ले लिया अपन ने, लेकिन स्वाद आ रहा है, मन नहीं भर रहा, फिर भी ले जा रहे हैं। अब इस शादी स्वामणी तो कभी कभी जाते हैं ना, तो वहां तो ढंग से राशन ले, कम से कम किसी भी स्टॉल वाले को नाराज नहीं करते, सारी स्टॉल पे जाके आते हैं, ये नहीं कहते वो कि भाई मेरी स्टॉल पे तो आके नहीं गया, समझ रहे हो। तो एक बार में ज्यादा मात्रा में भोजन, अगर अपन रोज इस प्रकार का अपना रूटीन है कि अपन एक ही बार में ज्यादा भोजन ले रहे हैं। अब ज्यादा मात्रा में भोजन लेने का मतलब है आमाशय तो फुल हो ही गया और अपन ने इसको यहाँ तक ओवरफ्लो कर लिया, यानी कार्डियक भी काम नहीं कर पा रहा है, तो भोजन अपने ग्रसिका तक आया ऊपर। अब ये बताओ, आमाशय की दीवार में भी बनाया अपन ने जठर ग्रंथि, जो कि HCl एसिड बनाती है। HCl जो है वो आमाशय की दीवार को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो उससे बचने के लिए आमाशय की दीवार में श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है, मोटी म्यूकस लेयर होती है इसमें, जो HCl के प्रभाव से स्टोमक की वाल को बचाती है। म्यूकस लेयर होती है, श्लेष्मा परत होती है आमाशय के अंदर, जो HCl के प्रभाव से बचाती है। और लगातार एसिडिटी के शिकार रहते हैं एसिड के प्रभाव से, तो फिर धीरे धीरे ये लेयर नष्ट होती है, जिसको अपन अल्सर बोलते हैं, कि पेट में घाव हो गए, अल्सर हो गए। तो एसिड जो है वो नुकसान करेगा। तो अब ये एसिड से बचने के लिए म्यूकस लेयर तो आमाशय के अंदर ही है, आर्नल के बाकी पार्ट में वो म्यूकस की मोटी लेयर नहीं मौजूद है यहाँ पर, जो यहाँ पर आमाशय के अंदर है। अब भोजन जो अपन ने ज्यादा मात्रा में लिया, ग्रसिका में तक भोजन आया ऊपर। अब बताओ, जठर रस जो है, गैस्ट्रिक जूस है, वो भोजन में ऊपर तक आएगा। अब गैस्ट्रिक जूस में जो HCl एसिड है, अगर वो ऊपर आया तो किसकी दीवार पर जलन उत्पन्न करेगा, किसकी दीवार पर लगा, ग्रसिका की दीवार पर। ग्रसिका कहाँ स्थित है, थोरैसिकल कैविटी में, वक्ष गुहा में, सीना जिसको बोलते हैं अपन। तो जलन कहाँ हुई, जो अपन बोल रहे हैं सीने में जलन। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीने में जलन आहार नाल के किस भाग से संबंधित है, या सीने में जलन किस जगह हो रही है, तो नाम किसका आएगा, ग्रसिका का आएगा, ओइसोफेगस का। इसका हार्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर ये लिखा हुआ गया तो हमारे तो ध्यान में ही रहता है कि हार्ट में जलन हो रही है, हार्ट में कोई जलन नहीं हो रही। ये HCl एसिड की जलन किस में हो रही है, ग्रसिका की दीवार पर हो रही है। जो ये स्थिति कब बनती है, अगर अपन एक बार में ज्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं। तो भोजन कभी भी हमें एक बार में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, भोजन हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग अलग निश्चित समय बाद में पुनरावृत्ति पर खाना चाहिए। तो हम 3-4 घंटे, हर 4 घंटे बाद में भोजन थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन एक बार में ज्यादा मात्रा में नहीं। तो इस आदत को सुधारेंगे। देखो भाई, ये जो अपन पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस, इसका एग्जाम से मतलब नहीं है, इसका मतलब हमारे बॉडी की केयर से भी है। हम अपन एक एक सिस्टम सारी बॉडी को खोलेंगे और उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे।
तो हमें इस पढ़ने के साथ साथ में ये भी देखना है अपने को कि एक्चुअल में डेली लाइफ में अपन कहाँ लापरवाहियाँ कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एसिडिटी के लिए यहाँ पर चर्चा की अपने से, ऐसे अलग अलग पार्ट के लिए चर्चा करेंगे। तो सीने में जलन का संबंध किससे है? अभी ग्रसिका से है। HCl एसिड के द्वारा ग्रसिका की दीवार पे जो जलन उत्पन्न होती है उसको सीने में जलन कहते हैं। इसका हमारे हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इसका हार्ट से कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी भाई सीधी सीधी सी बात है, हार्ट में जलन तो और ही कारणों से होती है, दूसरों को देख देख के होती है कि नहीं होती है। अभी जो मैंने जो डिस्कस किया है वो मुख गुहा से लेकर स्टोमक तक डिस्कस किया है। आगे का जो पार्ट है छोटी आंत वगैरह का वो अपन बाद में लेंगे, पहले ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए उनको अपन नोट करेंगे। तो एक बार मैं डायग्राम में वापस से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ ध्यान देते जाना। मैंने बताया पोषण कितने स्टेप में होता है? 5 में। पहली स्टेप क्या बताई थी बताओ? अंतःग्रहण, भोजन को शरीर में लेना। ये जो प्रोसेस है अपने मुख गुहा से अपन बता रहे हैं। मुख गुहा में जीभ को डिस्कस करेंगे, दांत को और लार ग्रंथियों को। जीभ भोजन के स्वाद के लिए ज्ञानेंद्रिय हो गई, दांत जो भोजन को तोड़ते हैं चबाते हैं अपन, और तीसरा लार ग्रंथियां जो भोजन में लार को मिलाती हैं जहां से डाइजेशन प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब आहार नाल में मुख गुहा से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, और लार में जो एंजाइम पाया जा रहा है वो टाइलिन, वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे पहले पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हुआ और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हुआ। यहाँ जो पचित भोजन है उसको नाम दिया गया बोलस। बोलस को अपन निगलते हैं ग्रसनी, गर्दन की लंबाई में 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी जंक्शन है, ENT बोलते हैं, ENT का जो, इसमें दोनों नलियां हैं, आगे की तरफ श्वास नली, पीछे की तरफ भोजन की नली। श्वास नली का द्वार है घंटी द्वार और उसके ऊपर पाया जाता है घंटी ढक्कन जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। और निगल द्वार से अपन भोजन को निगलते हैं। पाचन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद में वक्ष गुहा में डायफ्राम से ऊपर जो वक्ष गुहा है उसमें ग्रसिका पार्ट है। ग्रसिका में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, ये 25 सेंटीमीटर। इसकी दीवार में गोबलेट सेल्स हैं जो श्लेष्मा बनाती है जिससे भोजन आसानी से फिसल कर नीचे उतर जाता है। उसके बाद में भोजन आता है आमाशय में। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा भाग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। जहां ग्रसिका आमाशय में खुलती है वो कार्डियक, जहां आमाशय छोटी आंत में खुलता है वो पाइलोरिक, और मेन पार्ट हो गया फंडिक। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। आमाशय में भोजन के पाचन के लिए पाई जाती है जठर ग्रंथि, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बोल रहे हैं जठर ग्रंथि बनाती है। जठर ग्रंथि जो बनाती है वो बनाती है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जठर ग्रंथि ने जठर रस बनाया। जठर रस में एसिड पाया जा रहा है HCl जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसका pH मान 1 से 3.5 होता है। बैक्टीरिया को समाप्त करता है और प्रोटीन एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसके अलावा एंजाइम जो पाए जा रहे हैं वो 3 है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ये याद रखना अच्छे से, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये जो तीनों एंजाइम मैंने लिखवाए, पेप्सिन, रेनिन दोनों प्रोटीन के पाचन से संबंधित हैं, जो कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे, और लाइपेज लिपिड के पाचन से संबंधित है। इसका मतलब प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है पूछेगा तो नाम आएगा आमाशय का, स्टोमक का। और सबसे पहले पाचन किसका शुरू हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। और कहाँ से शुरू हुआ? मुख गुहा से। अगर प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से शुरू हुआ तो नाम आएगा आमाशय का। और यहाँ भोजन जो पच जाता है उसको नाम दिया जाता है काइम। आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। और आमाशय में भोजन के पाचन से संबंधित प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो बताई मैंने एसिडिटी जो अपन ने बताया, HCl का अति उत्पादन जो बोलते हैं, जिसमें एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस किया कि अगर HCl ग्रसिका की दीवार में जाकर लग रहा है, उसमें जलन उत्पन्न कर रहा है, वो बोलते हैं सीने में जलन। तो सीने में जलन हमारे शरीर की हारनाल के किस भाग को प्रभावित कर रही है? ग्रसिका में हो रही है, ग्रसिका से संबंधित है। और एसिडिटी के कारण अपन ने बताए, एक तो मॉर्निंग टाइम में खाली पेट रहना, और दूसरा बताया अपन ने भोजन का टाइम टेबल फिक्स नहीं होना। ये 2 बड़े कारण होते हैं जो एसिडिटी के बनते हैं। इनकी वजह से एसिडिटी जो बनती है। तो आहार नाल में अभी तक जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, आमाशय तक डिस्कस किया, यहाँ तक के जो पॉइंट है एक बार अपन नोट करेंगे पहले, क्योंकि मुख गुहा में अपने को जीव, दांत और इनके बारे में डिस्कस करना है। पहले यहाँ तक के लिखेंगे, फिर उसके बाद में अपन आगे का पूरा करेंगे जो डिस्कशन शुरू कर रहे थे। तो अगले स्लाइड पे मैं चल रहा हूँ, अगले पेज पे। आहार नाल का
जो मैं लिख रहा हूं पाचन क्रिया विधि, इसमें सबसे पहले मैं नोट करा रहा हूं आहार नाल की संरचना। आहार नाल की संरचना की बात करें तो पहला पार्ट तो है भाई मुख गुहा। मुख गुहा। नंबर 2 जो पार्ट है, उसके बाद में गर्दन की लंबाई में ग्रसनी। नंबर 3 जो पार्ट है ग्रसिका ओएसोफेगस। नंबर जो 4 पार्ट है वो है आमाशय स्टोमक। उसके बाद में नंबर 5 जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र। उसके बाद में नंबर जो 6 पार्ट है वो है बड़ी आंत्र लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में नंबर 7 पार्ट बता रहा हूँ मैं मलाशय। आंत्र के ये सारे पार्ट होते हैं। कई बार ये आंत्र में पार्ट दिखाया जाता है मलाशय, तो ये सारे आंत्र के पार्ट आ जाएंगे, छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय। और उसके बाद में लास्ट जो पार्ट है वो है गुदा। तो भोजन जहाँ से ग्रहण किया जाता है बकल कैविटी, मुख गुहा जहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरा ग्रसनी फेरिंग्स, और तीसरा पार्ट ग्रसिका ओएसोफेगस। नंबर 4 स्टोमक। यहाँ तक जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, मुख गुहा से भोजन ग्रहण किया जाता है, अंतःग्रहण पाचन यहाँ से शुरू होता है। आहार के किस भाग से पाचन शुरू होता है? मुख गुहा से। और सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि स्टार्च जो अपन बोलेंगे। पाचन यहाँ कराता है लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम। उसके बाद में ग्रसनी ग्रसिका दोनों पार्ट में कोई पाचन नहीं होता। भोजन आकर स्टोर होता है आमाशय के अंदर। 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ ठहरता है। यहाँ जठर ग्रंथि जठररस बनाती है जिसमें HCl एसिड और एंजाइम। यहाँ पाचन शुरू होता है प्रोटीन और वसा का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ रुक जाता है एसिडिक pH डाउन होने से। यहाँ तक के पार्ट अपन डिस्कस किए। उसके बाद में अगला जो पार्ट है छोटी आंत। नाम तो इसका छोटी आंत है लेकिन लंबाई है सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, वो अपन जब इसको खोलेंगे तब बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है। और अब मैंने अभी जो बताया कि पाचन शुरू होता है किस में? मुख गुहा से। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि आहार नाल के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो नाम किसका आएगा? छोटी आंत का। सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। और यहाँ तीनों पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, वसा का भी और प्रोटीन का भी। इसी से अगला क्वेश्चन, पाचन कहाँ कंप्लीट होता है, तब भी नाम किसका आएगा? छोटी आंत का। ये छोटी आंत में पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। और पचे हुए भोजन का पाचन कंप्लीट हो गया। पहला चरण अंतःग्रहण मुख गुहा से। दूसरा पाचन प्रारंभ हुआ यहीं से मुख गुहा से, समाप्त कहाँ हुआ? छोटी आंत में। पाचन हो गया, सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ लिया। तीसरी स्टेप बताई थी अपन ने अवशोषण। इनको बार बार ध्यान रखना। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण। अंतःग्रहण कहाँ हुआ? मुख गुहा से। पाचन भी कहाँ से प्रारंभ हुआ? मुख गुहा से। समाप्त कहाँ हुआ? छोटी आंत में। और अब होगा तीसरी स्टेप अवशोषण। पचे हुए भोजन को अपन रुधिर में लेंगे, वो क्रिया भी किस में होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, जो अपन खोलेंगे तब बताएंगे अलग अलग। उसके बाद में बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। भोजन के पाचन के बाद में जो जल है, क्वेश्चन आता है आहार नाल के किस पार्ट में जल का अवशोषण मुख्य रूप से होता है, तो नाम किसका आएगा? बड़ी आंत का। वो प्रोसेस यहाँ पर होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर। और यहाँ पर जो अपशिष्ट है वो आके रुकता है मलाशय के अंदर, जो अपन ने बताया था अवशिष्ट। और उस अवशिष्ट का बहिक्षेपण वो करते हैं अपन गुदा से, शरीर से बाहर त्याग देना।
तो पोषण में सबसे पहला हुआ अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा एक बताया था अपन ने स्वांगीकरण। वो क्रिया होती है कोशिकाओं में जिसमें भोजन से अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और आहार नाल में जो अपशिष्ट बच गया उसको बाहर निकालेंगे, वो बोलेंगे बहिक्षेपण, जो यहाँ से होता है गुदा से। ये आहार नाल की संरचना जो अपन ने बताई। बताओ पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुगवा से। सबसे पहले किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर पाचन सबसे ज्यादा किस में होता है? छोटी आंत में। और तीनों कार्बनिक पदार्थ का कंप्लीट भी यही होगा, अवशोषण भी यही होगा। और आमाशय में प्रोटीन वसा का पाचन प्रारंभ यहीं से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ नहीं होता। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में, बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण, और मलाशय में अपशिष्ट का आके इकट्ठा होना, और बहिक्षेपण गुदा से, अंश से। ये जो अपन सारे फिर एक एक करके लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मुख गुहा को, बकल कैविटी को, ओरल कैविटी को। तो यहाँ का जो ओरल कैविटी वाला डिस्कशन है वो अपन कल करेंगे।